We are in the exciting phase of realizing new dreams, a new vision, and new ideas. My name is Gnaneshwar Mule, your Consul General in New York. Ask Your CG is our joint venture with ITV to serve you better. In this show with Ashok Vyas, every month on ITV, we will share the latest developments and address all of your concerns. नमस्कार, मैं अशोक व्यास। कार्यक्रम का नाम है आस्क योर सीजी और ये आस्क योर सीजी आदरणीय ज्ञानेश्वर मूले जी के साथ की इस श्रृंखला का अंतिम कार्यक्रम इसलिए होने वाला है क्योंकि वो अगले महीने तक भारत होंगे और मार्च के महीने से वो एक नए उत्तरदायित्व को निभा रहे होंगे, भारत की सेवा अलग रूप में कर रहे होंगे. बट द वे ही हैज़ बीन हियर एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ न्यूयॉर्क लाइफ एंड हैज़ ओपन्ड डोर्स ऑफ द कॉन्सुलेट ऑफिस फॉर वन एंड ऑल with love, dedication and soulfulness. We want to appreciate and express our gratefulness, especially in this show, for also having been a part of Ask Your CG and being always open to your questions. So it's a very special meeting, Muleji, and I welcome you again in your office for the conversation with the viewers of ITV. Namaskar. एक बहुत अलग भावना हो रही है कि आपके ज़रिए, आपके थ्रू हम लोग जो है दर्शकों से मिल पा रहे हैं. और मैं आपको बताना चाहूँगा अशोक जी कि मुझे कई बार जैक्सन हाइट जैसे जगह पे या ओक ट्री जैसे जगह पे लोग मिलते हैं, आम आदमी, और वो कहते हैं कि आपने जो है ये आस्क योर सीजी जो कार्यक्रम है बहुत अच्छा चला है, उसके ज़रिए हमें बहुत जानकारी मिलती है. तो मैं आपका आभारी हूँ. और कुछ दुख इस बात का है कि ये कार्यक्रम नहीं रहेगा, लेकिन मैं कहता हूँ सुखद बात ये रहेगी कि ये हमारा सफ़र जो है इकट्ठा जारी रहेगा. और मैं जहाँ से दिल्ली में जहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ से आपके साथ और आपके दर्शकों के साथ संवाद जारी रखूँगा. संवाद की बात को लेते हुए मूले जी की तरफ जब बढ़ते हैं तो मुझे याद आता है 15 से अधिक पुस्तकों के लेखक हैं और आपकी आत्मकथात्मक जो एक पुस्तक माटी, पंख और आकाश है, उसका मराठी वाला जो संस्करण है मूलतया उसी में वो आई थी. वो विद्यार्थी भी अपने बीए के कोर्स में महाराष्ट्र में जलगांव में पढ़ते हैं. आपने ज्ञानेश्वर मूले एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की. आप इस तरह की लेक्चर सीरीज़ चलाने में पहले से सक्रिय रहे हैं जो लोगों को बौद्धिक खुराक देती हो, बौद्धिक रूप से समृद्ध करती हो. जब मैं आपके साथ बातचीत करने के लिए आ रहा था तो मुझे लगा कि व्यक्ति जो है वो व्यवस्था का एक अंग है और हम सभी संस्थानों के महत्व को समझते हैं, पर संस्थान और व्यवस्था उनके मूल में व्यक्ति है. तो क्या हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि हम उस तरह के व्यक्ति का निर्माण कर पा रहे हैं जो व्यवस्था के सकारात्मक स्वरूप को लेकर आगे तक जाए? मैं इसमें ये कहूँगा कि व्यवस्था जो बनी है वो इसीलिए बनती है कि लोगों को अपना कामकाज जो है वो अच्छी तरह से वो निपटा लें या उसमें उनकी सहायता हो. लेकिन एक अफसर का या एक सीजी का या एक राजदूत का जो राजदूत की जो भूमिका है वो क्या है? क्योंकि नीतियाँ तो बन गई है, रीतियाँ भी बन गई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक अफसर का या एक सीजी का जो रोल है वो ये है कि उसको आप कितना क्रिएटिव बनाते हो, कितना सकारात्मक बनाते हो. क्योंकि फ्रेमवर्क तो होता है, लेकिन फ्रेमवर्क के अंदर जो प्रतिमा बननी है वो आप कितनी सुंदर बनाते हो, उसमें क्या आशय आप डालना चाहते हो, क्या उससे क्या सूचना या क्या जिसको आप बोलते हैं विजडम देना चाहते हो, ये तो आपके ऊपर निर्भर है. तो हमारी कोशिश यही रही है कि सरकारी नियमों के दायरों में रहकर हम कितने क्रिएटिव बन सकते हैं. और सरकारी जो नीतियाँ होती है, घोषणाएं होती है, या प्रधानमंत्री की तरफ से जो नीतियाँ घोषित की जाती है, उसको हम किस तरह से उस पर अमल करें, इसमें हमारी क्रिएटिविटी का मैं समझता हूँ कि असली कसौटी होती है. और उसी दिशा में हमने यहाँ प्रयास जारी रखा है और आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण रहा है इसमें. मूले जी ने क्रिएटिविटी की बात की तो मुझे पुनः स्मरण आता है कि एक कवि के रूप में भी आपकी ख्याति है और आप
ऐसे कुछ थोड़ा विनोद का आधार लेते हुए मैं कहूँ तो ऐसे कुछ साहसी रचनाकारों में से हैं जिन्होंने अपनी प्रेम कविताओं को प्रकाशित भी किया, अपनी पत्नी के सम्मुख भी सुनाया और संभवतः उनको संबोधित करके वो लिखी गई थी। पर अभी मैं वो संदर्भ खास करके इसलिए ला रहा क्योंकि 14 फरवरी का दिन जो यहाँ पर हम में से अधिकांश लोग वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं, उस दिन मुले जी की विदाई के लिए जो एक कार्यक्रम आयोजित हुआ उसमें अपनी अपनी प्रेम कविताएं घर पर सुनाना छोड़कर बहुत सारे लोग प्रेम से यहाँ पर इकट्ठा हुए। तो यहाँ का जो समुदाय के साथ आपका संबंध रहा है, मुझे लगता है एक बहुआयामी जो हिस्सों से आने वाले लोग हैं वो सब आपके साथ ऐसे जुड़ पाए कि वो अपने आप में एक विलक्षण सी बात लगती है। पर आपके लिए ये कैसा अनुभव रहा, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर बिजनेस लीडर्स, कम्युनिटी लीडर्स, पॉलिटिशियंस, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एकेडमिशियंस, एंड सो व्हेन we try to understand with you the secret of being able to develop meaningful relationships with people who are so diverse in nature. ये बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं समझता हूँ, और इसका उत्तर शायद मैंने अलग अलग फोरम में दिया है। वो ये है कि मैं हमेशा चाहता आया हूँ कि इस कॉन्सुलेट को हम जो है एक ऐसा मंदिर बनाए जहाँ ऊंच नीच भेद नहीं रहेगा, जहाँ कोई डॉक्टर है या कोई छोटा सा काम करने वाला कोई व्यक्ति है, इस तरह का भेद नहीं रहेगा। या तो वॉल स्ट्रीट वालों का भी उतना ही स्वागत है जितना हिक्सविल में जो रहते हैं या अनडॉक्यूमेंटेड होते हैं उनका भी उतना ही स्वागत है। तो ये मेरे ख्याल से इसमें मैंने कोई नई बात नहीं सोची, ये ऐसा ही होना चाहिए। लोगों को एक विश्वास लगना चाहिए कि कॉन्सुलेट उनके लिए है। एक आश्वस्त करने की क्षमता हमें होनी चाहिए कि जो भी यहाँ आता है वो कुछ सेवा मांगता है हमसे और उस सेवा के लिए वो उसकी देता है, पैसे चुकाता है, तो उसको अच्छी से अच्छी सेवा हमें देनी चाहिए। इस भावना से हमने काम किया। दूसरा हमारा ये था कि हम अमेरिका में हैं तो इस देश की जो स्टैंडर्ड्स है उनको हम फॉलो करें और उसी स्टैंडर्ड्स में हम अपने लोगों को जो है सर्विसेज दें। सो आवर एफर्ट हैज़ बीन देयर फॉर टू एनकरेज एवरीबडी टू कम हियर। जब लोग आते हैं तो संवाद बढ़ता है, संवाद बढ़ते हैं तो काम बढ़ता है, काम बढ़ता है तो दोनों देशों के जो संबंध है उसमें और गहनता और आशय आ जाता है। संवाद को लेते हुए बात करें उन संवादों की जिनसे आपको लगा कि विशेष सार सृजित हुआ, और those events or moments when you felt that something significant and meaningful was achieved, which was quite satisfying and which was in alignment with the vision with which you started functioning here in New York. Well, we have, after I came here, I saw the atmosphere, I tried to understand the needs of our community. Community has a number of different elements. There are students here, for example. Then there are doctors, there are CPAs, lawyers are there. Then you have Wall Street people, bankers are there. Then academicians are there. But I thought that maybe there isn't much interaction among these various, units of our community here. So also I wanted that consulate takes lead in initiating new conversations. And these could be, varied. They could be about labor issues, they could be about women's issues, they could be about even abuse of women in our society, including in Indian American society, issues of interfaith relations, issues related to terrorism and foreign policy. So I really then thought that we should have a regular monthly lecture series. And it, as you know, Ashokji, it has been received very well, both by media and the common people, including our American friends here. Then we went to slightly more specialized, and the lecture series continues, a little more specialized activities like focus on the states in India, focus on films in India, or Indo-US relations,
focus on books and literature. Screening of films we started, and we also established a film club here, where Indian American or Indian and non-Indian films can be brought together on one single forum. So the whole idea was really to energize the community, to inspire the community, and make them feel that India welcomes them, India wishes that they contribute more, and they contribute more proactively. Added to this was our Prime Minister's proactive approach vis-a-vis the diaspora or the Indian community overseas. You must have seen what we were able to achieve through Madison Square Garden. That almost became like a benchmark, which was followed as a template in so many other countries. Wherever Honorable Prime Minister went, he has taken special care to engage the diaspora. What it really means for me is that Prime Minister expects a lot from our diaspora, and we should therefore become a bridge between India and the diaspora. So we focused and had many activities, whether they were related to non-profit segment, encouraging philanthropy. We had special events for encouraging investments in India. We had events focused specially on venture capitalists and pension funds and others who might find India and its market attractive. So the diversity comes from our thinking that the entire spectrum of communities have to be energized and they have to be encouraged to participate in India's development agenda. Talking about India's development agenda and some events which are organized, which are part of the New York tradition where community come together. One important event happens to be India Day Parade, where we see a huge sea of Indians and India lovers participating. We are in the exciting phase of realizing new dreams, a new vision, and new ideas. My name is Gnaneshwar Mule, your Consul General in New York. Ask Your CG is our joint venture with ITV to serve you better. In this show with Ashok Vyas, every month on ITV, we will share the latest developments and address all of your concerns. And now, since you earlier mentioned about interfaith, and I personally have observed that we don't have that active participation from Sikh community, and they have their own Sikh Day Parade, which is observed separately. Do you feel something needs to be done in order to do away with the kind of invisible dividing line or a sort of separation that Sikh community has with the mainstream, or you don't see it that way? ऐसा है इसमें कि हमारी जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है बहुत बड़ी कम्युनिटी है. इसमें जो मुख्य परेड होती है, आप जैसे जानते हैं कि 15 अगस्त के बाद जो भी संडे आता है उस पर मुख्य परेड जो है इंडिया डे परेड मेडिसन एवेन्यू पे होती है. लेकिन इसके अलावा कम से कम 20-25 अन्य परेड्स होती हैं. ट्राई स्टेट एरिया में ही 20-25 होती है. लॉन्ग आइलैंड में होती है, न्यू जर्सी में होती है, वेस्टचेस्टर में होती है, कई यहाँ के कई शहरों में और कई काउंटीज़ में होती है ऐसी परेड्स. और उसके कंपोनेंट्स अलग अलग होते हैं. कई बार प्रादेशिक इस पे लेवल पे होती है, कई बार अन्य किसी लेवल पे होती है, लेकिन होती ज़रूर है. तो इसको सिख परेड को किस तरह से भारतीय परेड जो है इंडिया डे परेड, उसमें किस तरह से शामिल किया जा सकता है, इसके बारे में चर्चा हो सकती है. और ये ज़रूर है कि सिखों ने अपना अलग योगदान जो है भारत के लिए किया हुआ है. और उनको वो एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि गर्व रखने वाली हमारी कम्युनिटी है. और हम उनके साथ भी संवाद बनाए हुए हैं, जैसे हम बैसाखी यहाँ करते हैं. लेकिन जहाँ तक एक परेड की बात है, ये तो शायद बातचीत उनसे करनी पड़ेगी, और उससे अगर चाहते हैं तो एक परेड कर सकते हैं, नहीं तो जैसा है वैसा चलता रहेगा. व्यक्तिगत रूप से अगर एक न भी हो तो उनका पार्टिसिपेशन इस परेड में भी और अधिक हो, इस अपेक्षाकृत कम है मगर होता है. और वो आते हैं,
भारत इंडिया डे परेड में सिखों का सहभाग होता है, वो हिस्सा लेते हैं और बड़ी संख्या में लेते हैं। मुझे कोई इसमें कोई ये कहने में कोई मुझे ये नहीं लगता, शक नहीं है। ये तो बहुत प्रसन्नता की बात को लेते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि अगर हम समय को नापते हैं तो ऐसा लगता है अभी 3 साल ही हुए। 23 अप्रैल 2013 को आप आए हैं यहाँ, और ऐसा नॉर्मली लोगों के दिमाग में है कि आपकी टेन्योर 3 साल की होती है, आप कुछ पहले नहीं जा रहे हैं? ऐसा होता है हमारे यहाँ कि 3 साल की टेन्योर होती है, लेकिन कभी कभी जल्दी जाना पड़ता है, कभी लेट भी जाते हैं। तो ये थोड़ा सा अगले जहाँ जिस स्थान पर हम जा रहे हैं वहाँ की सुविधा क्या है, इसके ऊपर विदेश मंत्रालय निर्धारित करता है कि हमको कब जाना चाहिए। तो इस बार वहाँ पर जो है कुछ वैकेंसीज थी दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में अक्सर वैकेंसीज कम होती है, बाहर के देशों में ज़्यादा होती है। तो मुझे पूछा गया और मैंने बड़े आनंद से उसको स्वीकृति दी, इसलिए कि मुझे जो है विदेशों में जो भारतीय है उनके साथ काम करने का मौका जो है वो कंटिन्यूअस बेसिस पे मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। इसलिए मैंने उस काम को स्वीकृत कर रखा। तो यहाँ का काम जो है और वहाँ का काम जो है उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। मैं आप सब लोगों की, आपके दर्शकों की जो है सेवा में प्रस्तुत रहूँगा। मुरली जी, जब हम आपके साथ आज बैठे हैं जो आज के सीजी की अंतिम कड़ी है, तो आपके आने के बाद कई परिवर्तन व्यवस्था के रूप से ऐसे देखने में आए जो जनता की कंसर्न्स को एड्रेस करने में और अधिक सहायक सिद्ध हुए हैं। शेयर व्हाट इनिशिएटिव्स यू फील really gave you a feeling of a palpable difference in terms of the speed with which the services were offered? नहीं, हमने सबसे पहले, मैं समझता हूँ बहुत सारे हमने कार्यक्रम यहाँ लिए हुए हैं, लेकिन उसमें से 2 का मैं उल्लेख करना चाहूँगा। एक तो काउंसलेट में हमने स्वच्छ काउंसलेट अभियान चलाया, उससे हमें काफ़ी बहुत फ़ायदा हो गया, बिकॉज़ उससे जो है हमारी मानसिकता हमारे स्टाफ की बदल गई और कार्यक्षम हो गए। हमारा परिसर जो है पूरा और स्वच्छ और सुहाना हो गया। दूसरा, उसके बाद तुरंत जो हमने किया उसके साथ साथ क्योंकि क्लीनलीनेस नीड नॉट बी ओनली रिफ्लेक्टेड इन फिजिकल क्लीनलीनेस, इट हैज़ टू बी देयर मेंटल, स्पिरिचुअल एंड वर्क एथिक्स। सो वो हमने तीनों एरियाज़ में भी काम किया और हमने ये तय किया कि हमारे पास जब कोई अर्ज़ी आती है, पासपोर्ट हो या वीज़ा हो या और अन्य हो, तो उसको हम कितने समय में निपटा सकते हैं। तो हमने वो साइकिल जो है उसको शॉर्टेस्ट बनाया है। आज कई सारे लोग हमारे यहाँ 15 मिनट या 30 मिनट में इमरजेंसी वीज़ा ले सकते हैं, और जो है हमने कोशिश की है कम से कम समय लोगों को लगे यहाँ पर और सेवा अच्छी मिले, बेहतर मिले और सर्विस विद स्माइल रहे। इमरजेंसी वीज़ा 30 मिनटों में मिलता है, नॉर्मल वीज़ा 1 दिन में मिलता है। देन वी हैव पासपोर्ट, नॉर्मल पासपोर्ट हम तत्काल पासपोर्ट हम 1 दिन में देते हैं, और हमारा जो रेगुलर पासपोर्ट है 3 या 4 दिनों में हम देते हैं। और बाकी सब जो लोग अटेस्टेशन से लेके नोटराइज करने के लिए डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, वो हम उसी दिन तुरंत सबके काम कर देते हैं। इससे यह है कि आज के दिन में मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हमारे पास कोई भी पेंडिंग काम नहीं है, और जो भी जिनके भी लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म्स इश्यूज़ के बारे में कंप्लेंट्स होते हैं, हम उनको 3 वर्किंग डेज़ में रिजॉल्व करते हैं। और रिजॉल्व का मतलब एक्नॉलेजमेंट नहीं, रिजॉल्व का मतलब आपका काम होगा या नहीं होगा, होगा तो कब तक होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ये हम उसको स्पष्ट रूप से बता देते हैं, ताकि लोग जो है फ्लोटिंग स्टेज में या अनिश्चित स्थिति में, मानसिकता में उनको सफ़र करना ना पड़े। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है एक तरह से रिवोल्यूशनरी है। और दूसरा जो है, मैं समझता हूँ कि हमने एक स्टेप आगे चले गए। जब हमने अपना यहाँ का पूरा मामला जो है स्ट्रीमलाइन किया, तो हमने सोचा बाहर जाने की ज़रूरत है, लोगों के साथ बात करने की ज़रूरत है। तो उसमें हमने जो है काउंसलेट एट डोर स्टेप करके बहुत ही अभिनव ऐसी कल्पना का निर्माण किया यहाँ पर। और हमारे जो 10 स्टेट है न्यूयॉर्क जुरिस्डिक्शन के अंदर, वहाँ पर हम हर महीने एक जगह चुनकर, एक शहर चुनकर वहाँ पर हम जाते हैं। वहाँ के गवर्नर, मेयर, सीनेटर्स, कांग्रेसमैन,
लेजिस्लेटर सबके साथ संवाद प्रस्थापित करते हैं, उनको भारत और अमेरिका के संबंध के बारे में जानकारी देते हैं, और उनको हम ये विनती करते हैं कि आप जो है इस संबंध के बारे में अपने लोगों से, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से और बात करें, ताकि हमारे संबंध जो है और बढ़ें। और आर्थिक संबंध हो, व्यापारी संबंध हो, सूचना तांत्रिकी के संबंध हो, सब विषयों में हमारे संबंध और बढ़ सकते हैं अगर हमें राज्यों में और शहरों में, काउंटीज़ में यहाँ पर हमें सहयोग मिले। तो वो जो है, और उसके साथ साथ हम वीज़ा पासपोर्ट के कैंप भी करते हैं, और लोगों के साथ फिर एक बड़ी मीटिंग करते हैं जहाँ पर कोई भी उपस्थित हो सकता है, और हम उनको कहते हैं आप हमें हमारे ऊपर क्रिटिसाइज़ कीजिएगा, हमें प्रश्न पूछिएगा, क्लैरिफिकेशन मांगिएगा, हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। ये मेरे ख्याल से किसी ऑफिस को लोगों के सामने जाकर खुद ये कहना कि आप प्रश्न पूछिए और हमारे साथ क्रिटिसाइज़ कीजिए या कुछ सजेशन दे दीजिए, ये भी एक मैं समझता हूँ कि अभिनव कार्यक्रम है, जिसकी वजह से अगर हमारी प्रतिमा आप समझते हो कि हमारे जो लोग आते हैं हमारी सेवा लेते हैं, तो उनमें अगर हमारे बारे में गुडविल अगर बढ़ाया है, हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, तो उसकी वजह यही इन्हीं कार्यक्रमों के बीच में है। ये जो खुलापन है और सकारात्मक रूप से सेवा को आगे तक पहुंचाने की कटिबद्धता है, उसको लेकर जब आप भारत जा रहे हैं तो हमेशा कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनकी तरफ देश का ध्यान होता है। और हाल ही में जो नारे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लगाए गए, जिसको लेकर उसमें राष्ट्र विरोधी बातों को सुनकर अलग अलग स्तर पर अलग अलग लोग चिंतित हैं, अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया है। हम इस संदर्भ विशेष को न छूते हुए अगर हम शिक्षा में भारतीय भाव को लेकर विद्यार्थी आगे आए, इस तरह से आपको क्या लगता है कि हमारे पाठ्यक्रम की संरचना वैसी है, या उसमें कुछ ऐसा परिवर्तन या कुछ परिष्कार होना आवश्यक है कि इस तरह की विचारधारा कम से कम शिक्षा परिसरों में तो न पनपे? इसमें जो मैं समझता हूँ 2-3 बातें हैं। एक तो सबसे पहले कानून और सुव्यवस्था की बात है। मैं समझता हूँ कि किसी भी हमारा जो संविधान है वो सबको हर तरह की स्वतंत्रता देता है, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, संचार का स्वातंत्र्य है, लेकिन किसी को भी हिंसा पे उतारू होने का या फिर संविधान के खिलाफ कुछ करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। तो इसलिए ये सबको जानना ज़रूरी है और अनुशासन का पालन करना बहुत ज़रूरी है समाज के लिए, समाज के स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो है, जहाँ तक कानून और सुव्यवस्था की बात है, तो कानून और सुव्यवस्था की यंत्रणा है हमारे पास, और वो इसके ऊपर कार्रवाई ज़रूर करती है। और जो जिस मामले का आपने उल्लेख किया है उसमें भी कार्रवाई जारी है। महत्वपूर्ण बात यही है कि कई बातें हो सकती है ज़िंदगी में जिसके बारे में हमारे मन में असंतोष है, लेकिन जनतंत्र की महिमा इसी में है, गरिमा इसी में है कि लोग उसको शांति से और संविधान के जो चौखट है उसमें रह के बात करें। तो मैं इस विषय में ज़्यादा आपके साथ अभी विमर्श नहीं करना चाहता हूँ, पर जो संकेत आपने दिए, तो अगर आप न्यायपालिका के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, अगर आप विद्यार्थी होकर इस तरह के नारे लगा रहे हैं जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं और साथ ही उनके प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं जो भारत के प्रजातांत्रिक मंदिर पर हमला करने वाले हैं, तो ये मानसिकता को हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत सराहना के साथ स्वीकार करें, ऐसी व्यवस्था तो संभवतः उचित देश के कल्याण में नहीं होगी। सही है, बिल्कुल, मतलब आपने जो बात कही बिल्कुल सही है। मतलब किसी को भी, मैं तो कहता हूँ कि किसी को भी संविधान का जो है नाजायज़ फ़ायदा भी नहीं उठाना चाहिए। स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्रता की भी जो है मर्यादाएं हैं। हम स्वतंत्र है लेकिन हम जंगलों में नहीं रहते। जंगलों में होता है जंगल राज होता है, मनमानी होती है। स्वतंत्रता का मतलब वो नहीं है, मर्यादाओं के साथ, मर्यादाओं के दायरे में स्वतंत्रता है। तो ये
हर व्यक्ति को ये समझना जरूरी, सिविक सेंस जो है वो आना ज़रूरी है, संविधान के प्रति और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी जो है उसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि समाज में अव्यवस्था फैलाए ऐसे किसी चीज़ का हम कभी समर्थन नहीं कर सकते। और पूरे विश्व में सकारात्मक सोच जो भारतीय संस्कृति की है उसको पहुंचाने वाला एक विशेष दिन आपकी उपस्थिति में न्यूयॉर्क में जो 21 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में, उसका जो आपका अनुभव रहा और बहुत विविध प्रकार के आयोजन रहे, उसमें भी मुझे लगता है जो आपका एक आंतरिक निष्ठा वाला भाव है योग के प्रति, वो और उसको प्रखर बनाने में सहायक रहा होगा। आपका अनुभव बताएं, क्योंकि आप एक लेखक हैं और संवेदनशील मनुष्य हैं। कुछ स्मृतियां न्यूयॉर्क की मुझे लगता है आपके साथ जाएंगी और हो सकता है किसी रूप में आप उनको बाद में व्यक्त करें। उसमें से ये योग या दिवाली उत्सव जैसे हैं, तो ये थोड़ा हमारे साथ उन यादों की तरफ चलें। देखिए, अक्सर लोग हमारे पास आते हैं जब ऐसी इस तरह की कोई घोषणा होती है, और हमने ये किया कि जब भी कोई भी व्यक्ति या कोई व्यक्तियों का समूह हमारे पास आता था, हमारे इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी से अन्य, तो हम उनको चैलेंज देते थे। वो कुछ करना चाहते हैं तो हमने कहा ठीक है, आप क्या करना चाहते हो, अच्छा ठीक है, इससे और बड़ा करके दिखाई। तो हमने किसी के ऊपर कोई इस तरह की सीमाएं नहीं रखी कि आप जो है, हमने कहा हाँ हम योगा करना चाहते हैं, हमने कहा करना है तो फिर लिंकन सेंटर में करिए, इधर उधर नहीं करना है, करना है तो टाइम स्क्वायर में करिएगा। इसके बाद और कुछ लोग आए तो हमने कहा आपको करना है तो आप JFK में करिएगा। तो उनको हमने जो है उनके सामने जो उद्दिष्ट रखे वो बहुत ऊंचे उद्दिष्ट रखे, और मंदिरों में तो हो ही गया, पार्कों में भी लोगों ने किया, लेकिन जिस तरह से हमने उनके सामने बड़े उद्दिष्ट रखे तो उन्होंने भी अपना जो है दिलो जान से उनको अपने रिसोर्सेस इकट्ठे करने पड़े, अपना दिमाग चलाना पड़ा, यहाँ की जो संस्थाएं और यंत्रणाएं हैं उनसे संवाद प्रस्थापित करना पड़ा, और फिर वो चाहे वो क्वींस म्यूज़ियम हो या चाहे सेंट्रल पार्क में हो, हर जगह पे हम ये इस तरह के इवेंट कर पाए, क्योंकि लोगों को हमने ये नहीं कहा कि हे आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, हमने कहा करिए आप, लेकिन ये नहीं, इतना नहीं चाहिए, हमको छोटा नहीं चाहिए, करना है तो और बड़ा कीजिए। किसी ने कहा हम मंदिर में 50 लोग आएंगे, हमने कहा 50 से काम नहीं चलेगा, करना है तो 5000 को लाइए, 500 लोगों को लाइए कम से कम। तो उन्होंने कहा कितने, हमने पूछा कितने घंटे आप करेंगे, हाँ सुबह 9 से 11, हमने कहा नहीं पूरा दिन चलाइए। तो उससे क्या हो गया, उनका हौसला बढ़ गया, उनको भी लगा कि हाँ ठीक है, दिस इज़ द टेस्ट, हम क्या कर सकते, और उन्होंने किया। और मैं बताता हूँ कि अगर ये कोई इस तरह का कार्यक्रम हम इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को देते तो $3-4 लाख से कम चार्ज नहीं करती, $500,000 तो ले ही लेते। आपको टाइम स्क्वायर, लिंकन सेंटर, क्वींस पार्क, JFK और न्यूयॉर्क, ऐसे 5 जगहों पे अगर करना है तो आप सोचिए क्या होगा। तो हमने हमारा गुडविल दे दिया उनको, और हमने उनसे जो है उनका जो सहयोग है वो काम के तरीके से, परिश्रम की तरफ से और कल्पना की उड़ान के रूप में हमने उनको ले लिया। मैं समझता हूँ कि ये यादें जो है बहुत ही खूबसूरत यादों के रूप में मेरे मन में, दिमाग में हमेशा रहेंगी। आपसे ये सुनते हुए, और ये अंदर की बात है जो हम में से कई लोग नहीं जानते हैं, पर अगर कोई उत्साह बढ़ाने वाला हो तो आप अपने अंदर से 200% देने के लिए आगे आते हैं। अगर कोई आपको इकट्ठा करके साथ ले जाने की भावना को बढ़ाने वाला हो तो मिलजुल कर काम करने का आनंद भी आता है और कार्य भी अच्छा होता है। इस बात को लेते हुए मैं आपके साथ एक और संदर्भ की तरफ बढ़ना चाहता हूँ जिसका संबंध योग से भी है, और जिसका योग की एक परिभाषा कभी मैंने यूँ सुनी कि विपरीत परिस्थितियों में मुस्कुराना ही योग है। और जिस तरह के कार्य का उत्तरदायित्व आप निर्वहन कर रहे हैं तो कभी विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है, कभी किसी विवाद की नदी भी आपके पास से गुजरती है। यहाँ पर रहे हों या आप किसी भी स्थिति में रहे हो, जब ऐसी स्थितियाँ आती हैं जो हमारे लिए प्रतिकूल होती हैं तात्कालिक रूप से, तो हाउ यू रिएक्ट, हाउ यू हैंडल कॉल दैट कंट्रोवर्सीज? भाई 2 इसमें बातें होती है कि एक, मतभेद होने में कोई बुरी बात नहीं है, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो
दूसरी बात यह है कि अगर खुद की गलती है तो उसको मानने में कोई आपका जो है सर नीचा नहीं होता है, कोई अवमान नहीं होता है। और वो छोटे से छोटे बच्चे को लेके बड़े से बड़े तक किसी के भी आप माफ़ी मांग सकते हो किए हुए अगर गलतियों का एहसास अगर आपको है तो। तीसरी जो है, अक्सर जो है खुद को पेशेंट रखना और दूसरों की बात सुनना, इससे कई सारे चीज़ों के हल निकालते हैं। भाई लोगों की इच्छा होती है हाँ ये ऐसा होना चाहिए, तो हम उनसे कहते हैं कि भाई बहुत अच्छी बात है, हम भी चाहते यही करना चाहते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल देखिएगा ये हो नहीं सकता है, तो आप बताइए क्या मैक्सिमम कर सकते हैं और हम इतना कोऑपरेशन देने के लिए। लोग ये नहीं देखना चाहते कि आप जो है उनके आपका मत जो है, जो विचार है उनके खिलाफ है या उनके विरुद्ध है, ये नहीं सोचते। लोग ये सोचते हैं कि आपको किस तरह से उसको लेते हैं। अगर मैं हमारे साथ जितनी भी कंप्लेंट्स आती है यहाँ पर, या आती थी पहले, अभी नहीं आती है, अभी सब प्रेज़ ही प्रेज़ आती है, तो कंप्लेंट्स आते हैं, अगर मैं पर्सनल उन कंप्लेंट्स को लूँ और उनके जो भी कंप्लेंट करता है उसके ऊपर विंडिक्टिव एक्शन ले लूँ, तो मैं समझता हूँ कि इससे कोई और बुरी बात नहीं हो सकती। मुझे ये देखना चाहिए कि आदमी, ये व्यक्ति कंप्लेंट क्यों कर रहा है, और फिर उसके मूल में जाके उसको कम करने का, उसको नष्ट करने का प्रयास किया। यही हमने अप्रोच रखा है। हमारे मन में किसी के बारे में भी गिला शिकवा नहीं है। काउंसलेट, एज अ काउंसलेट वी ट्रीट एवरीबडी विथ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, and we also expect, of course, everybody to respect the dignity of the government officer, staff, even a sweeper, a driver. Everybody should be respected, and his dignity has to be maintained at all times. ये सबका सम्मान करने वाला जो भाव जिसके संबंध में आपने संकेत किया, उसका व्यक्तिगत रूप से भी मैंने देखा, आचरण में भी ये बात मूली जी की रही है, जो अनुकरणीय है। और अनुकरणीय बातों को हमारे चरित्र में लाने की दिशा में भाषा भी हमें संस्कारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और मूली जी अमेरिका से भारत में हिंदी के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में इस संबंध में संबोधन करने गए थे कि राजनयिक स्तर पर भाषा, हिंदी भाषा को किस तरह से प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो उस दृष्टि से यहाँ रहते हुए भाषा को बढ़ावा देने के लिए जो कुछ आपके निमित्त हुआ, उसके बारे में कुछ बताते हुए, और क्या अपेक्षा भारतीय समुदाय से या जो लोग हिंदी से प्रेम रखने वाले हैं, साहित्य में या एकेडमिक क्षेत्र में हैं, उनसे क्या अपेक्षा है? सबसे पहली बात मैं समझता हूँ कि भाषा का, संस्कृति का हमारे अस्मिता से बहुत बहुत गहरा जुड़ाव है। भाषा के बिना संस्कृति नहीं पल सकती, संस्कृति के बिना भाषा नहीं पल सकती, और इन दोनों के बिना व्यक्ति की या इवन देश की जो अस्मिता है वो नहीं बन सकती। और अस्मिता का मतलब है परिचय। आपके पास क्या है, इसका जवाब हम इसमें नहीं दे सकते कि मेरे पास 50 करोड़ है या 100 करोड़ है। आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास सुमित्रानंदन पंत जी है, मेरे पास कालिदास है, मेरे पास गांधी है, मेरे पास बुद्ध है, मेरे पास मेरी अपनी जो है नृत्य की परंपराएं हैं, संगीत की परंपराएं हैं, नाटक की परंपराएं हैं, भाषाओं की बहुत समृद्ध परंपरा, साहित्य की समृद्ध परंपरा। तो इस पे अगर हम नहीं गर्व करें तो हमारा परिचय जो है वो फीका हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदायों में हमारा सम्मान इसलिए है कि भारत का एक परिचय है। तो इसको आप आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा? अगर आप आगे नहीं बढ़ाएंगे तो मेरे ख्याल से आने वाली पीढ़ियों के ऊपर आप अन्याय कर रहे हैं। इसी विचार को मैं मन से मानता हूँ और इसी विचार से प्रभावित होकर हमने भारतीय भाषाओं के लिए, जिसमें हिंदी का सबसे बड़ा स्थान है, इसलिए कि हिंदी बहुत ज़्यादा प्रदेशों में बोली जाती है और कोई उसका अर्थ नहीं है, तो इसलिए हिंदी का प्रचार प्रसार जो है वो हमने करने का यहाँ ठान लिया। और
2 साल हमने जो है हमने अंतर्राष्ट्रीय जो है यहाँ परिषद, हिंदी परिषद का आयोजन किया। इस साल भी मेरे अनुपस्थिति में भी वो हो जाएगा, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। यहाँ लोग प्रयत्नशील है क्योंकि वो प्रेरित हो गए हैं एक करने के लिए और उसका महत्व उनको समझ में आया है। तो मैं आपके ज़रिए आपके दर्शकों को अपील करूँगा कि जो इंटरनेशनल हिंदी कॉन्फ्रेंस है यहाँ पर अप्रैल में हो रही है, उसमें आप अपना योगदान दें, सहयोग दें, आर्थिक हो किसी अन्य तरीके से है, इसको यशस्वी बनाएं आप, क्योंकि भाषा के बिना, संस्कृति के बिना आपकी अभिव्यक्ति नहीं है, आपका परिचय नहीं है। तो इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर हमने ये काम लिया है। कठिन होता है काम, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। लोग अपनी भाषा और संस्कृति को भूलने के बाद दूसरी या तीसरी पीढ़ी में वापस जाना चाहते हैं, लेकिन तब तक जो है बहुत कुछ नष्ट हो चुका होता है। तो ये आप अभी से हम समझें और अपनी भाषा में गर्व करें और उसके प्रचार प्रसार के लिए काम करें। We are in the exciting phase of realizing new dreams, a new vision and new ideas. My name is Gnaneshwar Mule, your Consul General in New York. Ask Your CG is our joint venture with ITV to serve you better. In this show with Ashok Vyas, every month on ITV, we will share the latest developments and address all of your concerns. बहुत आपने कृपा करके काफ़ी समय हमें दिया है। मैं चलते चलते 1-2 प्रश्न और आपसे कर लेना चाहता हूँ। अगला प्रश्न जो है वो हम भाषा की बात कर रहे थे, एंड दैट टेक्स अस टू our concern about how the second generation starts appreciating India and Indian culture, and from that point of view you have also been quite open and innovative in your approach to have offered programs where students could come for internship here and they could come for a tour. So in general about second generation Indian Americans, what are your impressions and any thought that you would like to share as advice or suggestion? मैं समझता हूँ कि जो दूसरी पीढ़ी है भारतीयों की यहाँ पर, वो भारत से जुड़े रहे, इसके लिए हमें बहुत कुछ करना ज़रूरी है। हमने उसमें 3 तरह से इसको ले लिया है। पहले तो हम यहाँ के जो विश्वविद्यालय है उनके साथ हमने कांटेक्ट एस्टेब्लिश किया है, चाहे वो कोलंबिया हो, रटगर्स हो, NYU हो और बाकी अन्य भी है, हॉफस्ट्रा से लेके स्टोनी ब्रुक तक है। सबको हमने ये करने के लिए प्रेरित किया है कि वो यहाँ पर आए और हमारे कार्यक्रमों में सहभाग करें। दूसरा जो है, जब भी मुझे बुलाते हैं, मैं या मेरे अधिकारी वहाँ जाते हैं, उनके साथ संवाद करते हैं। तीसरे हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाएं यहाँ पर है, उनके ज़रिए इनको नृत्य और संगीत और अन्य भारतीय बातें जैसे भाषा है, संस्कृति है, इनका परिचय करने के लिए वो कार्यक्रम और थोड़ा सा इंटेंसिफाई किया जाए। और चौथी बात जो मैं समझता हूँ कि वो भारत में इंटर्नशिप के लिए चले जाएं या फिर पर्यटन के लिए चले जाएं, जिससे भारत का उनका परिचय गहरा हो जाए। मैं समझता हूँ कि अगर कम्युनिटी ये तय कर लें कि हमारी जो अगली पीढ़ी है यहाँ पर, उनको हम समय समय पर भारत जाने के लिए प्रोत्साहित करें, भारतीय संगीत, भारतीय चित्रपट जो है, फिल्में, वो भी देखने के लिए उनको प्रोत्साहित करें और भारत की भाषाएं सीखने के लिए प्रोत्साहित करें, तो उसी के ज़रिए भारत की सुंदरता का उनको पता चलेगा। भारत कितना आशय संपन्न देश है, कितनी हमारी परंपराएं समृद्ध है, इसका दर्शन उनको हो सकता है। और पर्यटन की बात को लेते हुए कुछ नए ढंग से भारत सरकार ने ये प्रयत्न किए और कुछ नए इनिशिएटिव्स हैं जो आपके ऑफिस के साथ भी संबंध रखते हैं, जिसमें वीज़ा ऑन अराइवल मेरे ख्याल से रिसेंटली प्रारंभ हुआ। और क्या बात आपको लगती है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ जो भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं वो कर सकते हैं, और या फिर जो भारतीय मीडिया यहाँ का है वो कर सकता है? सबसे बड़ी तो पहली बात यह है कि आप जहाँ से आए हैं उस राज्य, उस गांव, उस इलाके से संपर्क
प्रस्थापित कीजिएगा। बहुत ज़रूरी है कि वो संवाद आपका शुरू हो जाए, वहीं से शुरू हो सकता है। लोग अक्सर पूछते हैं मुझे हम क्या कर सकते हैं, हम क्या, कुछ नहीं, आप अपने एक बार गांव चले जाओ, अपने जो स्कूल जहां पर आपने पढ़ाई की वहां चले जाओ, अब जहां पर आपने कॉलेज में शिक्षा ली वहां एक बार चले जाओ, तो उससे क्या होता है, नए आपके रिलेशनशिप्स बनेंगे। आजकल संबंध रखना बड़ा आसान हो गया है, फेसबुक है, फेस टाइम है और इंटरनेट है, ईमेल है, वगैरह वगैरह वगैरह। रही एक तो पहली बात ये है। दूसरा जो है कि आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप, यहाँ पर भी बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं काम कर रही है, भारत में भी बहुत सारी है, उनको आप संपर्क कर सकते हैं। भारत सरकार की एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसका नाम है इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन ओवरसीज़ इंडियंस। ये वेबसाइट है इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन ओवरसीज़ इंडियंस, ये आप देख लीजिएगा। उसके ज़रिए आप भारत सरकार की मदद लेकर आप इंडिया में जो है फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी कर सकते हैं। मैं समझता हूँ ये भी आप ज़रूर करिएगा। तीसरी बात यह है कि आप जब भी भारत जाएंगे तो अपने साथ कम से कम 2 अमेरिकन जो है मुख्य धारा के अमेरिकन लोग, उनको आप अपने साथ ज़रूर ले जाइए, उनको ही ज़रूरी है। और आपके साथ जाएंगे तो उनको आपकी दृष्टि से भारत की पहचान होगी, भारत की सुंदरता की पहचान होगी, भारत की समस्याओं की भी परिचय उनको परिचय होने दो। तो इसी तरह से अगर आप ले जाएंगे लोगों को, पर्यटन से ही व्यापार बनता है, व्यापार से फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट से जो है इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशंस बनते हैं और देश की प्रगति होती है। देश की प्रगति में पूरी तरह निष्ठा से जुड़े हुए आदरणीय ज्ञानेश्वर मूले जी 1983 से 1983 से इंडियन फॉरेन सर्विसेज में हैं। और आपकी उपस्थिति में मैं ये बात याद करना चाहता हूँ क्योंकि ये प्रेरणास्पद बात है कि जब आप स्कूल में थे तो ऐसे काल में आपने विद्यार्थी जीवन बिताया जब स्कूल नंगे पांव भी जाते रहे हैं। तो एक छोटे से गांव से विश्व के कई देशों जिसमें जापान, रशिया, मालदीव्स, सीरिया में आप रहे और अब न्यूयॉर्क से होते हुए भारत आप लौट रहे हैं। एक बात और आपकी उपस्थिति में अपने दर्शकों तक फिर से याद करना चाहता हूँ कि सीरिया में रहते हुए जिस तरह के अनुभव थे उसको लेकर आपने जो कविताएं लिखी हैं वो प्रोफेटिक जैसी कविताएं हैं, जैसी स्थितियां वहाँ पर हैं, उस बात का सिरा लेते हुए अमेरिका के बारे में अब आपको क्या लग रहा है, भारत के संबंधों की दृष्टि से आने वाले समय में क्या कुछ आप महसूस कर पाते हैं, देख पाते हैं? और मुझे अनुमति दें ये याद करने की कि भारत के विरोध के बावजूद जब अमेरिका पाकिस्तान को F-16 दे देता है या पाकिस्तान की तरफ जिस तरह का रुख अमेरिका का रहता है, उसको लेकर भी लगता है कि क्या हम राजनयिक स्तर पर सचमुच सफल हो पा रहे हैं अमेरिका के साथ हमारे संबंधों के, या ऊपरी संबंध हैं या गहरे संबंध हैं? अमेरिका के साथ हमारे जो संबंध है इस वक्त तो बहुत गहरे संबंध है, बहुआयामी संबंध है और ये संबंध लगातार जो है अच्छे होते जा रहे हैं। भारत की जो विदेश नीति है वो कहती है कि हम सब जो प्रमुख देश है उनके साथ अच्छा संबंध रखें। ऐसा नहीं कि एक की कीमत दे के हम दूसरों के साथ अच्छा रिश्ता बनाएं, ऐसा हमारी नीतियाँ नहीं है। हमारी नीति यही है कि जितने भी प्रमुख देश हो दुनिया में, चाहे वो जापान हो या रूस हो, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका हो या ब्राज़ील हो, चीन हो, सबके साथ हमें अच्छे संबंध बढ़ाने हैं, ये हमारा ये है। और हो सकता है कि इसी तरह से अमेरिका भी एक आप जानते हैं जनतंत्र है, इनका भी अपनी नीतियाँ होती है, लेकिन मोटे तौर पर बहुत विश्वास के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे और अमेरिका के संबंध अच्छे हो गए हैं और अच्छे होते रहेंगे। अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर कई मामलों में दबाव डाला है और कई मामलों में वो दबाव डालें, इसलिए भारत सरकार अभी भी प्रयत्नशील है। मैं समझता हूँ कि इस संबंधों का भविष्य जो है बहुत उज्जवल है। अमेरिका एक सिर्फ मिलिट्री पावर नहीं है, ये टेक्नोलॉजिकल पावर है, ये एक तरह से फिनेंशियल पावर है, बैंकिंग पावर है और पावर ऑफ आइडियाज़ वो भी है यहाँ पर। तो इसलिए और भारत भी उसी दिशा में जाना चाहता है कि हमारा जो है देश बहुत बड़ा है, मोर देन 1.2 बिलियन पॉपुलेशन, इसको हमें आगे चलना है तो अमेरिका जैसे समर्थ राष्ट्रों की हमें सहयोग और
मैत्री की बहुत ज़रूरत है और उस दिशा में हम तरक्की कर रहे हैं। समस्याएं होगी, लेकिन दो देशों के बीच में अनेक चैनल्स है इस समस्याओं को सुलझाने के लिए। मुले जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक संक्षेप में कोई प्रेरणा वचन आपको जो स्मरण आकर आपकी समस्याओं के समाधान में मदद करते हो, संभव है कोई पंक्ति किसी कविता की, चाहे अपनी या किसी और की, या किसी ग्रंथ का कोई संदर्भ जो आपका प्रिय हो? मेरे जो बचपन से दो वचन बहुत प्रिय रहे हैं, मुझे प्रेरणादायक रहे हैं, वो ये है, सबसे पहले मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि नॉट फेल्योर बट लो एम इज़ क्राइम, कि आप किसी बात में आपको अपयश आए, आपका पराजय हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उम्मीदें जो है, आकांक्षाएं जो है, वो हमेशा आसमान से ऊंची रखनी है और उस दिशा में प्रयत्न करना है, पहली बात। दूसरा जो है, हमारे शास्त्रों में जो कहा है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, उत्तिष्ठत, मुझे बहुत। सो ये दूसरा मेरा वचन है। तीसरा में जो है ऋग्वेद से है, और आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः, उसका मतलब है कि विश्व से सभी अच्छे विचार, सभी अच्छी कल्पनाएं हमारी तरफ आए और हम उनका स्वागत करें। धन्यवाद। बहुत सारा धन्यवाद आदरणीय ज्ञानेश्वर मुले जी का। हमारा सौभाग्य आज के और सीजी श्रृंखला के माध्यम से वो आप सबके साथ, हमारे साथ मासिक रूप से जुड़े रहे और पूरी रचनात्मकता के साथ में, उदारता के साथ में, भारतीय समुदाय के विविध शाखाओं के साथ उन्होंने ऐसे आत्मीय संबंध बनाए हैं जो अनुकरणीय हैं और प्रेरणास्पद हैं। और चलते चलते जो वचन उन्होंने कहे, ऊंची महत्वाकांक्षाएं रखने वाली वो प्रेरणा हम अपने साथ संजोए रखें। और अब तक उनके द्वारा जो कुछ इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी ने प्राप्त किया, उसके लिए उनका धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक नए रूप में जब दिल्ली में आप अपना कार्यभार संभालें, इसी तरह से ये जो जुड़ाव, आत्मीयता, आनंद और रचनात्मकता के प्रसार की एक यात्रा है आपकी, वो जारी रहे। बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ सब दर्शकों का मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आपके आगे की सफ़र के लिए मेरी शुभकामनाएं और हम ज़रूर मिलेंगे। नमस्कार। पुनर्दर्शनायोज के साथ साथ आप सभी का इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए आभार। धन्यवाद। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार। We are in the exciting phase of realizing new dreams, a new vision and new ideas. My name is Gnaneshwar Mule, your Consul General in New York. Ask Your CG is our joint venture with ITV to serve you better. In this show with Ashok Vyas, every month on ITV, we will share the latest developments and address all of your concerns.